हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम हीट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कैलोरीमेट्री के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे थे, और उससे पहले वाले क्लासेस में हमने कैलोरीमेट्री पढ़ा था अच्छे से, उसके थ्योरी को जाना था, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं आपको पता है ना। तो आज भी, है ना, हम कैलोरीमेट्री के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। और हर न्यूमेरिकल एक दूसरे से अलग होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं नया कंसेप्ट सिखा के जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ए ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस whose mass is initially 50 kg slides along a horizontal surface starting at speed of 5.38 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनली, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, एंड फाइनली, यहाँ पे मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ क्वेश्चन को। फाइनली कमिंग टू रेस्ट फाइंड ice melted as a result of friction between the block and the surface will be, है ना। तो क्वेश्चन को मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। और यहाँ पे एक 50 केजी का आइस ब्लॉक है, 50 केजी का आइस ब्लॉक, और इसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 5.38 मीटर पर सेकेंड। फाइनली कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब, है ना, आफ्टर सम टाइम इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी 0। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर हम देखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 50 केजी वी स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है 5.38 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 25। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू -25, 5.38 इंटू 5.38। लेट मी कैलकुलेट 5.38 इंटू 5.38। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 723.61 जूल, 723.61 जूल। 5.38 का स्क्वायर, इट विल बी 723.61 जूल, है ना। तो इतना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें तो क्या बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी एनर्जी के फॉर्म में गेन भी हो रहा होगा। अगर आप देखोगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लॉस हुआ, है ना, तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है, तभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, और जितना वर्क डन होगा उतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। यही तो बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। और जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ उतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी produced, it will be 723.61 जूल, है ना। इतना हीट एनर्जी कौन गेन करने वाला है, आइस ब्लॉक। जैसे आइस ब्लॉक ये हीट एनर्जी गेन करेगा, ये इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे है, कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट पे है, तो इसको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत क्या करेगा, फेज ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। अच्छा, तो फेज ट्रांजिशन के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, यहाँ पे कितना मास पिघल जाएगा, मास इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना हीट हमारे पास है, 723.61 जूल। अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूं, है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपका हो जाता है 323, है ना, आपका हो जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 333, है ना, 333 जूल पर ग्राम, है ना। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा हो 333 जूल पर ग्राम, है ना। तो ये जूल जूल है और आपको जो आंसर मिलेगा वो ग्राम में मिलेगा। लेट मी कैलकुलेट ये कितना हो जा रहा है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.173 ग्राम, 2.173 ग्राम, है ना। तो इतना आइस पिघल जाएगा और बाकी सारे आइस बच जाएंगे, है ना। तो अगर आपको ये पूछता अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट, तो आप क्या करते, 50 माइनस 2.173, है ना, दैट विल बी अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट। 2.173 कहीं ना कहीं इसके साथ अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है 2.16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड ऑन ए लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, द मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स, है ना। 80 ग्राम पानी है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है ना, और एक आइस ब्लॉक है जो कि ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जैसे ही हम फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे तुरंत फेज ट्रांजिशन करना चालू कर देगा और कितना आइस मेल्ट होगा। पहले देखते हैं ये 80 ग्राम ऑफ वाटर कितना हीट दे सकता है ना, कितना हीट ये डोनेट कर सकता है। MC डेल्टा T ये फॉर्मूला हम लगाते हैं जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, है ना। जब ये वाटर 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो कितना हीट ये दे सकता है। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, है ना। Q इज इक्वल टू M, दैट इज 80 ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1, चेंज इन टेम्परेचर इज 30, दैट विल बी 2400। इतना हीट ये दे सकता है ना, और ये यूनिट होगा कैलोरी, है ना। और इतना हीट कितने आइस को पिघला सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो आप लगाओगे फेज ट्रांजिशन वाला इक्वेशन, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो कितना मास पिघल जाएगा, Q बाय LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कितना हीट हमारे पास है, 2400 कैलोरी डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस का होता है, मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, दैट विल बी 80, है ना। यहाँ पे दे नहीं रहा है तो आपको याद रखना है बेसिकली, है ना, 00, इट विल बी 30 ग्राम, है ना। ये कितना हो जाएगा, 30 ग्राम। ये जो 80 मैंने लिखा है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना, इसका यूनिट आपको पता है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो मैंने CGS यूनिट में लिखा, तो मुझे आंसर भी CGS यूनिट में मिल रहा है 30 ग्राम। तो 30 ग्राम जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देखिए, थोड़ा सा नए कंसेप्ट आपको देखे जाएगा। टू स्फीयर्स, है ना, टू स्फीयर्स मेड ऑफ सेम सब्सटेंस, है ना, दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहीं ना कहीं सेम होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और ये सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना, और इनका मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहीं ना कहीं सेम होगा। ठीक है, डायमीटर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, डायमीटर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, मतलब जो रेडियस का रेशियो होगा वो भी आपको पता है 1:2 के फॉर्म में होगा, रेडियस का रेशियो भी 1:2 के फॉर्म में होगा, रेडियस का रेशियो भी 1:2 के फॉर्म में होगा। द थर्मल कैपेसिटीज आर इन द रेशियो ऑफ,
पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मल कैपेसिटी होता क्या है। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? थर्मल कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंपल। मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज थर्मल कैपेसिटी। मास इनटू स्पेसिफिक हीट, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। ठीक है। अच्छा, तो इसका थर्मल कैपेसिटी और इसका थर्मल कैपेसिटी है ना, ये कौन से रेशियो में होंगे, है ना? अच्छा, मान लेते हैं इसका थर्मल कैपेसिटी S1 है और इसका थर्मल कैपेसिटी S2 है। तो S1:S2 हमें निकालना है, तो पहले S1 निकालते हैं, है ना? थर्मल कैपेसिटी को हम S से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्मल कैपेसिटी आपको समझ आया? थर्मल कैपेसिटी क्या है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो इसका अगर थर्मल कैपेसिटी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इसका मास क्या है? इसका मास नहीं पता, है ना? इसका मास नहीं पता, तो इसका मास हम मान लेते हैं m1 और इसका मास मान लेते हैं m2। और आपको पता है दोनों का मटेरियल सेम है, तो कहीं ना कहीं इसका डेंसिटी अगर रो हुआ, इसका भी डेंसिटी क्या होगा? रो हो जाएगा। ठीक है। डेंसिटी सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। जो डायमीटर है 1:2 रेशियो में है, तो रेडियस भी 1:2 रेशियो में होगा। मास अलग अलग हो सकता है क्योंकि, है ना, छोटा बड़ा है यहाँ पे। ठीक, तो बताइए यहाँ पे इसका थर्मल कैपेसिटी क्या होगा? m1, है ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका d है। लेकिन यहाँ पे m1 तो अपनी तरफ से लिया हमने, है ना? तो m1 को क्या मैं डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिख सकता हूँ, है ना? तो डेंसिटी, जैसे कि आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा बेटा? मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इस तरीके से, है ना? तो m1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी और इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए? 4, इसका रेडियस अगर r1 है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r1 टू द पावर 3। ये हो गया मास, है ना, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस तरीके से आप S2 लिख सकते हो। S2 क्या है बेटा? थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट m2 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक, तो इसको भी मैं डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहूंगा, है ना? मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका? 4/3 पाई r1 सॉरी r2 टू द पावर 3 और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C। अगर रेशियो ले ले S1:S2, S1:S2 अगर रेशियो ले ले तो क्या दिखेगा यहाँ पे? आपको रो रो कटता हुआ दिखेगा। 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, C कट जाएगा, तो बचेगा क्या? r1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय r2 टू द पावर 3। तो r1 डिवाइडेड बाय r2 टू द पावर, r1 डिवाइडेड बाय r2 क्या दे रखा है? 1:2, मतलब 1/2 टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? 1/8, है ना? तो 1:8, तो जो रेशियो आया दैट इज 1:8। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर at the surface of a deep lake is 2 डिग्री सेल्सियस, the temperature expected at the bottom is। तो अगर लेक के सरफेस पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है तो बॉटम में क्या टेम्परेचर हो सकता है? अगर आपने क्लास 10th में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा है, आई होप आप सबने पढ़ा होगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना? सबको आता होगा। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या बोलता है? अगर मैं y एक्सिस में स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लूं और x एक्सिस में टेम्परेचर ले लूं, तो आपको भी पता है एवरी मैटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, है ना? किसी भी मैटर को अगर हम हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, है ना? कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वाटर जो है ना,
पानी जो है ना वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है इन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस। 0 से 4 के बीच में, 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। कैसा बिहेवियर दिखाता है? एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। ओके, एवरी मैटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, है ना। किसी भी मैटर को अगर हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, कूल करोगे तो वॉल्यूम घटेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वाटर ऐसा नहीं करता। वाटर को अगर आप हीट करते हो इन बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री, तो एक्सपांड करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका वॉल्यूम घटता है ना। दैट इज 4 डिग्री। अगर वाटर को, मान लो ये वाटर का इनिशियल वॉल्यूम है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वॉल्यूम था। अगर आप इसको हीट करोगे तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? किसी भी मैटर को हीट करने पे एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका वॉल्यूम घटता है। अगर आप फर्दर हीट करते हो, 4 डिग्री सेल्सियस से आगे अगर आप हीट करते हो, है ना, तो ये नॉर्मल बिहेवियर दिखाता है ना, और इसका वॉल्यूम बढ़ता है। फर्दर हीट करने पे इसका वॉल्यूम बढ़ता है और ये एक्सपांड करता है ना। अच्छा, अगर मैं देखूंगा ये 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम सबसे कम होता है, और जो डेंसिटी होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम सबसे कम तो डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे डेंसिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। डेंसिटी मैक्सिमम। भारी, है ना, वाटर भारी हो जाता है ना, भारी हो जाता है। और भारी चीजें कहाँ? नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना, नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा लग रहा होता है। ठीक है, इस तरीके, है ना। क्या बात आपको समझ आई? भारी चीजें नीचे चले जाएंगी। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा देखूं, है ना, उल्टा मान लो इनिशियली ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था, जो वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे था, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम था। आपने टेम्परेचर को ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हो, धीरे 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 डिक्रीज कर रहे हो। इन बिटवीन 20 डिग्री एंड 4 डिग्री नॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, मतलब कूल कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका वॉल्यूम घटेगा। एट 4 डिग्री सेल्सियस इसका वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम होगा। अगर आप फर्दर कूलिंग करोगे तो एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप फर्दर कूलिंग करते हो 4 डिग्री से आगे, तो यहाँ पे आपको एक्सपांसन होता हुआ दिखाई देता है, एक्सपांसन होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो बिहेवियर है दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो किसी भी लेक में भी ऐसा होता है। किसी, मान लो कोल्ड रीजन में कोई लेक है ना, वहां पे विंटर में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना। तो एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें हैं सबका टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना। तो लेक का जो पानी है उसका भी टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, धीरे 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 डिक्रीज करता है। और जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है, आपको पता है पहले लेक का जो अपर सरफेस है ना, अपर सरफेस पे जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, है ना। ड्रॉप होते 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 जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है, डेंसिटी क्या हो जाता है? डेंसिटी हो जाता है मैक्सिमम। हाँ, और जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला पानी है वो कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। मैक्सिमम डेंसिटी वाला पानी नीचे चले जाएंगे, है ना। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस, अगर ये लेक हुआ, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जैसे ड्रॉप होगा वैसे वैसे लेक का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ड्रॉप होते होते जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आपको ही पता है पहले ये अपर सरफेस में जो वाटर है इसका टेम्परेचर पहले ड्रॉप होता है ना। और ऐसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज करता है, डेंसिटी ज्यादा होता है ना। वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो डेंसिटी ज्यादा होता है, तो पानी ठंडा होता है, फिर नीचे आता है। फिर ये जो नीचे वाला पानी है ऊपर जाता है, फिर ठंडा होकर नीचे आता है। ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। ये
कब तक चलता रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके आगे अगर आप कूल करते हो, मतलब उससे आगे अगर कूलिंग होता है यहाँ पे, तो होता क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया मान लो, है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा जो लेक है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अगर आप फर्दर कूलिंग करोगे, फर्दर कूलिंग अगर होता है 3 डिग्री सेल्सियस पे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। अच्छा, जो डेंसिटी घटेगा तो ये पानी नीचे ही नहीं आएगा, पानी कहाँ, ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। पानी ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री सेल्सियस पे जब आ गया होगा, तब भी ये अंदर वाला पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यहाँ पे टेम्परेचर घटता जाता है। अपर लेयर जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 ये फ्रीज हो जाता है, लेकिन नीचे जो पानी है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। इसलिए जो एक्वाटिक प्लांट्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, वो सेफ रहते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये फ्रीज नहीं करता, ये वाला फ्रीज कर जाता है ना। दिस इज ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दैट विल बी करेक्ट आंसर। A substance is in the form of a solid at 0 degree Celsius. The amount of heat added to the substance and the temperature of the substance are plotted on the graph. Amount of heat in joule in x-axis, temperature in y-axis. The specific heat capacity of the solid substance is 500 joule per kg. Degree Celsius. Find from the graph the mass of the substance. So देखो यहाँ पे कैलोरीमेट्री के रिलेटेड ग्राफ दे रखा है। अकॉर्डिंग टू हीट प्रोवाइडेड, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। सॉलिड सब्सटेंस है, इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे जैसे आप हीट दे रहे हो वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा, ठीक। फिर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये आ गया मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे फेज ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे फेज ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हालांकि आप हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जैसे ही फ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड बन रहा होगा यहाँ पे, जैसे ही पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगा, अगर आप फर्दर हीट प्रोवाइड करते हो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। ये प्रोसेस है। हमें इतना एनालिसिस नहीं करना है, हमें क्या करना है बेटा, हमें मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ 1000 जूल है, और 1000 जूल और 0 जूल के बीच में, है ना, कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5। तो हर एक डिवीजन 200 जूल का होगा। तो ये यहाँ तक जो है एनर्जी दैट इज 800 जूल, यहाँ तक 800 जूल एनर्जी दिया। और टेम्परेचर कितना बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा 80, टेम्परेचर बढ़ा 80 जूल। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट m बी द मास ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अगर बात करें तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट में है, ठीक। अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड दैट इज 800। ध्यान से देखोगे तो ये 1000 नहीं है, ये 800, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q कितना है 800, m कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 500, है ना, डेल्टा टी दैट इज 80, 0 0 0 0 कैंसिल। तो m कितना हो जाएगा आपका ना, m कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 400, 8 divided by 400. So 8 1s are 8, and this will be 50, and this is in kg, है ना। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1/50, 1/50 into 1000
दैट विल बी 0 से 0 कैंसिल, इट विल बी 20 ग्राम, है ना, 20 ग्राम इज द आंसर. Okay, this is the answer. Let us move to the next question. देखो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है. A piece of ice falls from a height h so that it melts completely melt हो जा रहा है. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all the energy of ice gets converted into heat during its fall. है ना, पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे हम आइस को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट. तो अभी अगर इसके पास हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें mgh, है ना, जैसे ये ड्रॉप होगा, जैसे ये ड्रॉप हो रहा होगा तो उसके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होंगे. अगर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन वगैरह है तो काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होंगे. तो बोल रहा है कि उसका पूरा का पूरा एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ओनली 1/4 ऑफ द हीट, है ना, 1/4 हीट ही ये अब्जॉर्ब कर रहा है, सारा का सारा अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, 1/4, है ना, 1/4 हीट अब्जॉर्ब कर रहा है और वही हीट उसको कंप्लीटली क्या कर दे रहा है ना, कंप्लीटली मेल्ट कर दे रहा है. ठीक है, ऑलरेडी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसका फेज ट्रांजिशन कर सकते हैं. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दे रखा है. ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना. अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस्ड इट विल बी mgh. लेकिन अगर हम हीट गेन की बात करेंगे, कितना हीट गेन हो रहा होगा, दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल हीट. हीट गेन mgh by 4. ठीक है. अच्छा, तो यही फेज ट्रांजिशन करेगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mgh डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, फेज ट्रांजिशन के लिए इक्वेशन लगा देंगे, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, m से m कटा, हमें चाहिए क्या, वैसे हमें चाहिए वैल्यू ऑफ h, है ना, हमें h का वैल्यू चाहिए. यहाँ पे h जो है ना, वो हो जाएगा 4 इंटू LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय 4 इंटू LF डिवाइडेड बाय G, है ना, 4 LF. LF दे रखा है आपको 3.4 इंटू 10 टू द पावर 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय G कितना दे रखा है, G दे रखा है 10 न्यूटन पर केजी, G 10 है. ठीक है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, लेट मी कैलकुलेट, 4 इंटू 3.4 इंटू 10 टू द 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, और यू कैन से एग्जैक्टली 136 किलोमीटर. 136 किलोमीटर है क्या, दिस विल बी योर आंसर, 136 किलोमीटर. ओके, तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ध्यान से देखना. स्टीम एट आइस steam at 100 degree Celsius is injected into 20 gram of 10 degree Celsius water. When water acquires temperature of 80 degree Celsius, the mass of water present will be. अच्छा, स्टीम का मास नहीं दे रखा है और स्टीम का टेम्परेचर दे रखा है, दैट इज पास्ड ओवर ए लिक्विड और यू कैन से वाटर, है ना, 20 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, तो जैसे ही स्टीम पास हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जा रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस.
मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, आप बोलोगे सर 20 ग्राम का वाटर था, 20 ग्राम का वाटर रहेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ। लेकिन बात यह है कि जब स्टीम यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट डोनेट करेगा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे जैसे ये हीट डोनेट करेगा ये कंडेंस होगा तो पानी बनेगा, और पानी इसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फाइनली हमें 20 ग्राम का वाटर तो नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो स्टीम कंडेंस कितना होगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टीम की बात करें, अगर स्टीम की बात करें तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मास पता नहीं है, एम ले लेते, है ना। मास यहाँ पे एम ग्राम ले लेते, ठीक है। ये फर्स्ट कन्वर्ट होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, एम मास ऑफ वाटर। फिर ये वाटर कन्वर्ट होगा, हमें फाइनली 80 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये भी एम मास ऑफ वाटर आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस वाटर की पहले जो वाटर है उसकी बात करें तो वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, इसका मास ऑलरेडी आपको दे रखा है, दैट इज 20 ग्राम। It will be converted into water at 80 degree Celsius, 20 ग्राम, ठीक है। तो आपको फाइनली आपको ये एम मास फाइंड करना है, और जैसे एम मास मिल जाएगा, है ना, तो आप 20 ग्राम के साथ ऐड कर दोगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, तो वेपराइजेशन ही लगाएंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। स्टीम टू वाटर, स्टीम टू वाटर, कंडेंसेशन हो रहा है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए फेज ट्रांजिशन तो नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो MC डेल्टा T, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो MC डेल्टा T, सिंपल है वो। अच्छा, तो ये हीट लॉस्ट कर रहा है ना, हीट लॉस कर रहा है, और ये जितना हीट लॉस हुआ ये गेन कर रहा है, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो हीट कितना लॉस हुआ, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सीधा सीधा यहाँ पे कर रहा हूँ, मास तो पता नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, ये स्टीम की बात है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने आपको बोला था याद करनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अच्छा, प्लस हीट लॉस्ट में ये भी आता है, मास नहीं पता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये पता है 1, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आप देख सकते हो 20, है ना, चेंज इन टेम्परेचर 20, इट इज इक्वल टू, है ना, हीट गेन, है ना। अच्छा, मास ऑफ वाटर 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80 माइनस 10 दैट इज 70, आई थिंक 80 माइनस 10 70, सही है। तो यहाँ पे m कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 540 प्लस 20 560, इट विल बी 560, m कॉमन लेने के बाद 560, और यहाँ पे हो जाएगा 14 0 0, तो m इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 560, so 0 से 0 कैंसिल, 140 डिवाइडेड बाय 56, लेट मी कैलकुलेट, 140 डिवाइडेड बाय 56, ना 2.5 ग्राम, so that will be 2.5 ग्राम, ऑलरेडी कितना था 20 ग्राम, है ना। तो टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट ऑलरेडी 20 ग्राम था, फिर ये कंडेंस होके कितना बन गया 2.5 ग्राम, तो कितना हो गया 22.5 ग्राम,
तो इस तरीके से अब 22.5 ग्राम पे टिक लगा दो। ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये कर लो, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, टू टैप्स, one at 10 degree Celsius and the other at 100 degree Celsius, both supply water. How much hot water must be mixed with the cold water so that we get 20 kg of water at 35 degree Celsius? आपको पता है ये 10 डिग्री सेल्सियस वाला जो है ये क्या है बेटा, कोल्ड वाटर। ये जो टैप है इसमें कोल्ड वाटर आ रहा है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो टैप है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का पानी आ रहा है, ये हॉट वाटर है। ठीक है, तो ये कोल्ड वाटर में हम कितना हॉट वाटर मिक्स करेंगे कि हमें 20 kg ऑफ वाटर मिलेगा जो कि 35 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो ये हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लग जाएगा, है ना। हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो मान के चलते हैं, लेट m मास ऑफ hot water is mixed. कितना मिक्स कर रहे हैं, m मास ऑफ हॉट वाटर, m मास ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, तो हमें टोटल मास पता है, टोटल मास हमें कितना रखना है, टोटल मास हमें रखना है 20 kg। तो m मास ऑफ हॉट वाटर अगर मिक्स कर रहे हैं, है ना, और टोटल मास अगर 20 kg है, तो कोल्ड वाटर का मास क्या होगा, मास ऑफ कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ कोल्ड वाटर ये हो जाएगा 20 माइनस m की, 20 माइनस m की, है ना। अच्छा, तो हम लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है ना, कोई भी फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है बस, है ना। तो हॉट ऑब्जेक्ट की बात करें, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, mc डेल्टा टी, मास ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट का मास हमने m ले रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट वाटर दैट विल बी 1, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, आप देख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ आना चाहिए 35, तो 100 माइनस 35, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, 100 माइनस 35, दिस इज द हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जितना लॉस किया उतना कौन गेन करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करेगा। ठीक है, तो कोल्ड ऑब्जेक्ट की बात करें तो कोल्ड ऑब्जेक्ट का मास कितना है 20 माइनस m। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका भी 1 होगा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो 10 से 35, 10 से 35 मतलब चेंज इन टेम्परेचर को हमेशा आप पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, 35 माइनस 10 हो गया। तो यहाँ पे 100 माइनस 35 दैट विल बी 65, यहाँ पे 35 माइनस 10, है ना, तो ये हो जाएगा 25, है ना, 20 माइनस 5, 20 इंटू 25, है ना, माइनस 25 m। ठीक है, तो ये इस तरफ अगर लेके आओगे आप, है ना, तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 500। ठीक है, इस तरफ लेके आते हैं तो ये है 65 m, और इस तरफ लेके आएंगे तो 25 m इज इक्वल टू 500, है ना, तो ये हो जाएगा 80 90 m, 90 m इज इक्वल टू 500। तो m कितना हो जाएगा वैसे, m हो जाएगा, है ना, 500 डिवाइडेड बाय 90, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 बचा, है ना, 5 ग्राम, ग्राम आई थिंक 5.5 kg होगा ना, ये केजी में ले रखा है,
और ये ग्राम में ले लिया हमने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हमने ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसा यूनिट में लेना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे अगर वन भी नहीं लोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बाद में जाके, है ना। तो एम तो वही रहेगा, एम आपका कितना रह जाएगा इन एसआई यूनिट, है ना। इसको अगर आप एसआई यूनिट में लोगे भी, अब थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये मास एसआई यूनिट में है ना, चेंज इन टेम्परेचर मास एसआई यूनिट में है, तो इसको एसआई यूनिट में लेना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, है ना, तो इसका एसआई यूनिट का जो वैल्यू है ना, उसको डालोगे तब भी ये कैंसिल होने वाला है। तो एस एस डाल दिया, क्योंकि ये भी वाटर है ये भी वाटर है, तो ये फाइनली कैंसिल ही होने वाला है। तो एम कितना आएगा 5.5 kg। एम कितना आएगा 5.5 kg, है ना। यहाँ पे ये आ जाएगा 5.5 kg, ठीक है। तो 5.5 kg अप्रोक्सीमेटली 5.6 kg, ठीक है। इस तरीके से, है ना, ये क्वेश्चन आप हैंडल करोगे। थैंक यू।